हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था किया था लास्ट लेक्चर में हमने कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख लिया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हमने अलग अलग तरह के हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3, sp2 एंड sp को देखा था। उनके बारे में जाना था कि उनकी शेप कैसी होती है, उनका साइज कैसा होता है और किस तरह से उनके बॉन्ड एंगल्स होते हैं। ठीक है जी। ये भी देखा था कि किस तरह से वो बनते हैं। ठीक है जी। आज के लेक्चर में हम क्या जानने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं बॉन्डिंग के एक आगे के एस्पेक्ट को। कुछ बॉन्डिंग के कुछ आगे के एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, कुछ नए एस्पेक्ट्स बॉन्डिंग के कि किस तरह बॉन्डिंग के कुछ और क्लासिफिकेशंस होते हैं या उन क्लासिफिकेशंस का क्या यूज है। ठीक है जी। उनको क्यों लाना ज़रूरी है और ऑर्गेनिक में वो हमारे कहाँ तक या किस तरह से हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है जी। तो बने रहिए आज के लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम पिछले जो लेक्चर का कुछ बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद चलते हैं आगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देख लिया था, हमने हाइब्रिडाइजेशंस को देख लिया था, दैट इज sp3, sp2 एंड sp। ठीक है जी। अच्छा, इन तीनों हाइब्रिडाइजेशंस में हमने ये देखा था कि sp3 एक s और 3 p के मिलने से बनता है, यानी कि 1s प्लस 3p। सिमिलरली sp2 बनता है 1s प्लस 2p के मिक्सचर से और sp बनता है 1s और 1p के मिक्सचर से। ठीक है जी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 25% s कैरेक्टर होते हैं। ठीक है जी। एंड 75% क्या होते हैं, तो p कैरेक्टर्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है 1s और 2p के केस में, तो 33.3% s कैरेक्टर और 66.6% या 66.7% p कैरेक्टर्स। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे 50% s एंड 50% p। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन होता है 1s और 1s sp2, sp3 और sp का। ठीक है जी। देखिए 4 हैं, उन 4 में से 3 p है यानी कि 75% p है और 4 में से एक s है यानी 25% s है। ठीक है जी। 3 में से एक s 2 p तो यानी कि 1/3 s और 2/3 p और 1/3 का मतलब होता है 33.3%। ठीक है जी। और 2/3 का मतलब हुआ 66.7 लगभग। और एक s और एक p यानी कि जितना s उतना p, यानी कि हम 1/2s 1/2p यानी कि 50% s 50% p। तो कुछ इस तरह से हमारे पास होता है। अब हमें क्या समझना है कि ये s और p कैरेक्टर से फर्क क्या पड़ता है। तो सबसे पहले s और p के कैरेक्टर्स को समझने के लिए हमें s और p को देखना पड़ेगा। वैसे तो हमने देखा हुआ है पर थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से होता है s। ठीक है जी। या सबसे पहले क्या होता है, कुछ ऐसा नहीं, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले होता है 1s। ठीक है जी। फिर होता है 2s और उससे थोड़ा सा बाहर तक जाते हैं 2p। ठीक है जी। 2p। ये अंदर वाला क्या है, तो ये है 1s, ये है 2s और ये क्या है 2p। अब जो s ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, हमें दिख रहे हैं वो नियर टू क्या है, नियर टू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नियर है। ठीक है जी। इसके अलावा इनका स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है। ठीक है जी। स्मॉल साइज है। तो इन चीज़ों से हमें क्या पता लगेगा कि यानी कि किसी ऑर्बिटल में जितना भी s कैरेक्टर होगा उसका साइज उतना ही क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। देखिए s का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो यानी कि जितना ज़्यादा s कैरेक्टर साइज उतना ही स्मॉल, यानी कि s कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्या मैं कह सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये नियर टू न्यूक्लियस है और नियर टू न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियस के पास है और न्यूक्लियस के की टेंडेंसी क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करने की, अट्रैक्ट करने की। यानी कि जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसकी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की या उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है जी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अच्छा, तो यानी कि अब अगर मैं साइज की बात करूं, साइज की अगर मैं बात करूं साइज की, तो क्या होगा, तो कौन सा ऑर्बिटल सबसे ज्यादा होगा साइज में और कौन सा कम होगा, अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, यानी कि sp3 sp2 और sp में से कौन सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए, जिसका s कैरेक्टर ज्यादा उसका साइज कम, तो जिसका s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है उसका साइज सबसे कम होगा। देखिए s कैरेक्टर सब में किस में से सबसे ज्यादा है, इसमें 25%, इसमें 33 और इसमें 50%। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर क्योंकि एसपी के पास है, इसलिए साइज एसपी का क्या होगा, सबसे छोटा, क्योंकि ज्यादा एस कैरेक्टर मतलब छोटा साइज, तो एसपी का साइज होगा सबसे छोटा, उससे बड़ा होगा sp2 और सबसे बड़ा कौन होगा, तो sp3। ठीक है जी। अब आप सभी को पता है कि ऑर्बिटल जितने बड़े होंगे साइज में, उनके जो बॉन्ड बनेंगे उनकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, यानी कि वो बॉन्ड उतने लंबे बनेंगे। देखिए छोटे ऑर्बिटल थोड़ा सी जगह लेंगे। ठीक है जी। जैसे देखिए, ये एक कार्बन है और इसके पास कोई ऑर्बिटल है इतना, और ये दूसरा कार्बन है और इसके पास कोई ऑर्बिटल है इतना। ठीक है जी। अच्छा, जबकि ये कार्बन है, इसका ऑर्बिटल है मान लीजिए कुछ इतना, और दूसरे कार्बन का भी ऑर्बिटल है मान लीजिए कुछ इतना। अब देखिए किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो जिसके ऑर्बिटल लंबे हैं, ध्यान दीजिए, जिसके ऑर्बिटल लंबे हैं उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है। तो यानी कि जो जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा, क्या बॉन्ड लेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ की, लेंथ ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ऑर्बिटल्स, कि कौन ऑर्बिटल कितने लंबे बॉन्ड बनाएगा, तो सबसे लंबे बॉन्ड कौन बनाएगा, जो साइज में सबसे बड़ा है, दैट इज sp3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, sp2 की बॉन्ड लेंथ सबसे उससे कम, और sp की बॉन्ड लेंथ होगी सबसे कम। ठीक है जी। अब एक बात हमें पता है कि बॉन्ड जितना लंबा होता है उतना ही क्या होता है, वीक होता है, और जितना छोटा होता है उतना स्ट्रांग होता है। ठीक है जी। तो यहां पे अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लूं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात क्या हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी sp की, देन sp2 एंड देन sp3, क्योंकि देखिए बॉन्ड लेंथ से बिल्कुल उल्टा ऑर्डर चलेगा, बॉन्ड लेंथ से बिल्कुल उल्टा ऑर्डर चलेगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो यानी कि स्ट्रेंथ कम, और बॉन्ड लेंथ कम तो स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है जी। तो ये बॉन्ड लेंथ हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई, और साइज हो गया। अब एक चीज और बची हमारे पास, पहले इसको मिटा लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। सबसे पहले तो अब एक बात बताइए, क्या हमें ये बात पता है कि जो sp होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, और sp2 कौन होते हैं, डबल बॉन्ड्स, और sp3 होते हैं सिंगल बॉन्ड। तो यानी कि अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात ही कंटिन्यू करूं, तो कुछ ऑर्डर इस तरह से चलेगा, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होगा, उससे वीक डबल बॉन्ड, और उससे वीक सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी। आप वैसे भी देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि 3 है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है जी। डबल बॉन्ड थोड़ा सा 2 ही बॉन्ड है तो थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग, और सिंगल बॉन्ड सबसे कम स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड की उससे ज्यादा, और डबल बॉन्ड की उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी कम। अगेन क्यों, लेंथ का बिल्कुल स्ट्रेंथ का बिल्कुल उल्टा, जैसे लेंथ के हिसाब से चलेंगे, sp3 की लेंथ सबसे ज्यादा तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। डबल बॉन्ड जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है उसकी लेंथ उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है उसकी लेंथ उससे भी कम। ठीक है जी। अच्छा, अब देख लीजिए, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमें सीखनी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि किसी भी बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं उनको कौन अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है, इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, अगर हमें sp, sp2 और sp3 की बात करें तो उसकी जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, वो क्या कर पाएगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा। तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन होगा, जिसका s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, यानी कि sp
जिसमें एस कैरेक्टर 50% है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगी sp2 की और उसके बाद होगी sp3 की। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी। तो ये थी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कहानी। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, आज जो हम बात करेंगे इससे आगे, वो पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड होगी। ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही कहानी है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक अलग टाइप ऑफ बॉन्ड्स भी हमारे सामने आता है। ठीक है जी, या एक अलग क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स हमारे सामने आता है। तो आइए इस सारे को मिटाते हैं और चलते हैं आगे। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स की। ठीक है जी, कि कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड्स होंगे वो किस तरह से होंगे। अब ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड तो होते नहीं हैं, इसके अलावा भी कुछ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए उन बॉन्ड्स की भी बात करते हैं। ठीक है जी, या एक बार उनको ये देखते हैं कि उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड से क्या अलग होता है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स, इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो मतलब है पोल का क्या मतलब होता है। पोल, तो पोल का मतलब होता है डिफरेंट चार्ज कंटेनिंग पॉइंट्स, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो क्या हो, जिनमें डिफरेंट चार्जेस हो, अलग अलग चार्जेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बैटरी है, बैटरी, ठीक है जी, जिसके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम कहेंगे ये इसका पॉजिटिव पोल है, ये इसका नेगेटिव पोल है। यानी कि कोई एक ऐसी चीज जिसका एक हिस्सा एक चार्ज को दिखाता हो और दूसरा हिस्सा दूसरे चार्ज को दिखाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा सवाल, तो ये पोल बॉन्ड में किस तरह से आएगा, ये पोलैरिटी बॉन्ड के अंदर किस तरह से आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बॉन्ड होते हैं वो किस तरह से बने होते हैं, ये हमें पता ही है। जैसे मान लीजिए कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है। ठीक है जी, अब ये बॉन्ड किस तरह से बना होगा, तो ये बॉन्ड कुछ दो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बना होगा। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया होगा, और दोनों के ऑर्बिटल्स क्या ओवरलैप किए होंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसका, हाफ फील्ड इसका, दोनों ओवरलैप किए होंगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बन गया होगा। ठीक है जी, अब क्या हुआ होगा, तो अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड के अंदर ये देखा जाएगा कि कौन इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच रहा है। क्या कार्बन और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो पावर है उसमें कोई डिफरेंस है, नहीं। तो ये जो बॉन्ड है इसमें क्या है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, यानी कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे इधर जितना फोर्स लगा हुआ है, इनको जितना ये कार्बन खींच रहा है उतना ही ये कार्बन खींच रहा होगा। ठीक है जी, अगर हम मान के चलेंगे दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। ठीक है जी, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। ठीक है जी, तो यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है जी, अब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी तक हमने किस में देखी थी, हमने देखी थी ऑर्बिटल्स के बीच में, यानी कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, यानी कि अगर एक कार्बन sp3 और एक sp2 है तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बात हमने देखी थी। अब हम उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखने जा रहे हैं किसके बीच में, तो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है जी, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार देख लेते हैं, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर हमारे पास होता है वो हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को ले रहे हैं जो यूजुअली हमारे पास ऑर्गेनिक में यूज होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है जी, कार्बन, जैसे कि ब्रोमीन, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि फ्लोरीन। यूजुअली हमारे पास यही लोग यूज होते हैं। अब इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से है, देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी कि हाइड्रोजन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन ज़्यादा क्लोरीन। क्लोरीन और नाइट्रोजन का क्या होता है कि क्लोरीन और नाइट्रोजन की वैल्यू लगभग बराबर होती है।
इवन पोलिंग स्केल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने का स्केल है उस स्केल पे बराबर वैल्यू आती है। पर क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो उसकी ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी वो ज्यादा होती है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्लोरीन से ज्यादा शो करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो कुछ इस तरह से हमारे पास चलता है। तो ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, दोनों बराबर बराबर थे, तो किसी भी तरफ कोई भी चार्ज आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी। यानी कि ये जो बॉन्ड था इसमें चार्ज क्या था, चार्ज सेपरेशन या अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चार्ज नहीं था। यानी कि ये कैसा बॉन्ड था, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड था। ठीक है जी। इसी तरह से क्या होता है, मान लीजिए मैं कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बना दूं, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बना दूं। अब इस बॉन्ड में क्या होगा, तो एक बार इस बॉन्ड को समझिए कि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का रहा होगा और दोनों ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है जी। पर जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा तो फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जैसे ये खींचेगा तो ये बॉन्ड देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देने लगेगा आपको। ये बॉन्ड कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है। ठीक है जी। और जब फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो क्या होगा कि ये जो फ्लोरीन होगा इस पे हल्का सा एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज जो कंप्लीटली नहीं है बट पार्शियली है, जो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन थोड़े इसकी तरफ झुके हुए हैं, इसके पास नहीं है पूरे, सिर्फ झुके हुए हैं इसकी तरफ। इसलिए इस चार्ज को हम बोलते हैं पार्शियल चार्ज या डेल्टा नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इससे दूर है इलेक्ट्रॉन, थोड़े से इससे दूर की तरफ गए हुए हैं। और इस तरह से अलग अलग चार्ज आ जाएंगे एक ही बॉन्ड के अंदर। देखिए एक ही बॉन्ड के अंदर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा और इस तरह से इस बॉन्ड को कहा जाएगा पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड हमेशा कब बनते हैं, जब बॉन्डिंग के जो एटम होते हैं, टू एटम्स ऑफ बॉन्ड हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जब अलग अलग होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जब अलग अलग होती हैं। ठीक है जी। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अगर अलग अलग होंगी तो जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे हम पोलर बॉन्ड। ठीक है जी। तो आइए एक बार इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं, इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड की तो हमारे पास क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बॉन्ड में दोनों एलिमेंट्स की और एक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है जी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्ड क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे, मूव करेंगे, किसी एक की तरफ झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। ठीक है जी। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस नहीं करेंगे तो क्या पार्शियल चार्ज आएगा, पार्शियल चार्ज आएगा, नहीं आएगा। क्या यहां पे पार्शियल चार्ज आएगा, तो पार्शियल चार्ज आएगा, पक्का आएगा। ठीक है जी। और पार्शियल चार्ज नहीं आएगा तो बॉन्ड पोलर होगा कि नॉन पोलर, तो पक्का नॉन पोलर, क्योंकि जब चार्ज नहीं तो कैसा पोल और पोल नहीं तो कैसा पोलर। और यहां पर चार्ज आएगा तो यानी कि बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, तो पोलर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड्स की कहानी थी। एग्जाम्पल ले लीजिए, Cl का बॉन्ड पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर, क्योंकि दोनों देखिए बराबर है, एक जैसे है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बराबर ही होगी। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर, देखिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसके अलावा हाइड्रोजन का बॉन्ड नॉन पोलर। इसके अलावा नाइट्रोजन का बॉन्ड नॉन पोलर। ठीक है जी। अच्छा जरा ये बॉन्ड बताइए, इस बॉन्ड के बारे में आप क्या कहेंगे, स्पेशली इस वाले बॉन्ड के बारे में। ये कार्बन कैसा, sp3, ये कार्बन कैसा, sp2,
देखिए इसके पास कितने बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 है। ये sp3, ये sp2 का साइज छोटा, और छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और ज्यादा तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, तो डेस्पाइट बीइंग कार्बन एंड कार्बन, ये बॉन्ड कैसा होगा, पोलर। दोनों कार्बन है फिर भी पोलर हुआ, क्यों, क्योंकि क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग थी। क्यों अलग थी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अलग था। तो शायद अब आपको पोलर और नॉन पोलर के बीच में डिफरेंस करना पक्का आ गया होगा। ठीक है जी, अब आइए एक बार देख लेते हैं, कि इन पोलर नॉन पोलर का यूज क्या होता है, कि इन पोलर और नॉन पोलर को हम कहां पर यूज कर सकते हैं, किस तरह से इनका ऑर्गेनिक में या कहीं पूरी केमिस्ट्री में किस तरह से इनका यूज होता है। तो इनका जो पहला यूज है वो है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड में, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड में। और इनका जो दूसरा यूज है वो किस में है, तो वो है डाइपोल मूवमेंट में, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है जी, डाइपोल मूवमेंट में। अब डाइपोल मूवमेंट और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड दोनों चीजों में इसका यूज है। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड में जो इसका यूज है वो देखते हैं एक बार किस तरह से है। तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड में इसका जो यूज है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। ठीक है जी, कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आधे इधर हैं आधे इधर हैं। ठीक है जी, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के हिस्से में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के हिस्से में जाएगा, यानी कि इससे जो स्पीशीज जनरेट होगी वो होगी H इलेक्ट्रॉन और H इलेक्ट्रॉन्स, और इन चीजों को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है जी, सिमिलरली CH3 और CH3 का बॉन्ड है, क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बिल्कुल, दोनों sp3 हैं। अगेन क्या होगा, CH3 डॉट और CH3 डॉट, अगेन फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है जी, अब क्या होते हैं, ये चीजें जो होती हैं फ्री रेडिकल जब बनते हैं और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बॉन्ड टूटने पे, तो इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके अलावा मान लीजिए बॉन्ड अगर पोलर है, जैसे कि C और Cl का बॉन्ड, मान लीजिए CH3Cl है, तो C और Cl का बॉन्ड अगर टूटेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ ज्यादा Cl की तरफ होंगे, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, Cl ले जाएगा, और Cl के पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो Cl पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम, तो इसलिए CH3 वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोलते हैं हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारा बचा है डाइपोल मूवमेंट। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि किस तरह ऑर्बिटल से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिसीजन करते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिसीजन देखा कि जैसे जैसे जो साइज पे डिपेंड करता है, हमने देखा कि जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने से बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। छोटा साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा, तो इसके बाद हमने देखा पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स को। हमने जैसे पहले हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑर्बिटल्स में कंपेयर किया था, फिर हमने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए कंपेयर किया और देखा कि किसमें कौन से बॉन्ड पोलर और कौन से बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं। फिर हमने यूज देखे पोलर पोलैरिटी के, और उनमें से एक यूज को हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है जी, इसके बाद जो डाइपोल मूवमेंट वाला यूज है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRBV एकेडमी। थैंक यू।